Hello everyone. Today we are going to see a different cases of block over block. और यहाँ इस केस में क्या होगा कि जो बॉटम सरफेस है जिस पे ब्लॉक रखा हुआ है, ये सरफेस क्या होने जा रहा है, ये जो सरफेस है ये स्मूथ होने जा रहा है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख भी रहे हैं। और पहले के केसेस में हमने पढ़ा था कि यहाँ तो रफनेस था ही, इस सरफेस पे भी रफनेस था। तो ये स्मूथ का केस है और दोनों केस देखेंगे। जब आप फोर्स इस लोअर ब्लॉक पे अप्लाई करते हो तो भी देखेंगे और अपर ब्लॉक पे अप्लाई करते हो वो भी देखेंगे। और यहाँ हमारा मेन कंसर्न क्या है, फोर्स की वो वैल्यू को डिराइव करना जिस वैल्यू पे आकर के M2 और M1 के बीच में क्या होना स्टार्ट हो जाए, तो स्लाइडिंग होनी स्टार्ट हो जाए। हमें फोर्स की वो वैल्यू निकालनी है। तो वो वैल्यू क्या हो सकती है, वो मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ फोर्स F up to which the two blocks move together, या नहीं तो आप ये लिख सकते हो कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर स्लाइडिंग बिटवीन M2 एंड M1। तो चीज़ें बस लैंग्वेज चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्टिव एक ही है कि स्लाइडिंग के लिए F की क्या वैल्यू होनी चाहिए ये हमें निकालनी है। तो हम लोग केस 1 से स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशंस को। यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि M1 पे एक फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख रहे हो। जैसे ही ये फोर्स अप्लाई होगा तो इस M1 की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, टुवार्ड्स द राइट मूव करने की हो जाएगी। अब इसकी टेंडेंसी अगर राइट मूव करने की है और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये जो इनका जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वो क्या है, रफ है। और जैसा कि आप जानते हैं रफनेस को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से जानते हैं, तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2 है। तो ये M2 क्या करेगा, इसकी टेंडेंसी को अपोज करेगा और इसलिए ये M2 M1 पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा देगा। This would be the force F2, friction force F2 applied by the block M2 on M1. Clear cut? अब क्या होगा कि फोर्सेस तो कभी सिंगल यूनिट में प्रोड्यूस होते नहीं हैं। अगर M2 ने M1 पे एक फोर्स लगाया तो न्यूटन थर्ड लॉ से M1 को भी M2 पे एक फोर्स लगाना होगा, और इसीलिए जो है सो M1 भी M2 पे एक फोर्स लगाएगा जिसका डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। दिस वुड बी द सेम इन मैग्नीट्यूड, मतलब जो ये F2 ही होगा। तो कहीं ना कहीं आप देखिए तो इस M2 के लिए जो ड्राइविंग फोर्स है, अगर आप पिक्चर में आ रहा होगा कि ये M2 के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है, F2। फ्रिक्शन इज द ड्राइविंग फोर्स, आप इसको लिख भी सकते हो क्या चीज़ कि फ्रिक्शन ड्राइविंग फोर्स से कहने का मतलब क्या, वो फोर्स जो इसको मोशन में लाने की कोशिश कर रहा है। तो फ्रिक्शन इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर क्या चीज़, M2 के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या हो गया, F2 हो गया। अब एक चीज़ बताओ कि ये सरफेस क्या है, ये सरफेस है आपका स्मूथ, और अगर ये स्मूथ सरफेस है तो कोई रेजिस्टिव नेचर का फोर्स इस अप्लाइड फोर्स की अपोजिट डायरेक्शंस में नहीं लगेगा। तो जब कोई रेजिस्टिव नेचर का फोर्स लगेगा नहीं तो इसका मतलब है कि फोर्स के किसी भी वैल्यू के लिए ये M1 जो है सो इस पर मूव करना स्टार्ट कर देगा, स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी लोअर सरफेसेस पे। और M2 को चलाए रखने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, तो ये फ्रिक्शन फोर्स F2 रिस्पॉन्सिबल होगा, जो कब प्रोड्यूस होता है, जब ये फोर्स F लगता है। अगर ये फोर्स F लगता ही नहीं तो ये फ्रिक्शन फोर्स F2 प्रोड्यूस ही नहीं होता, तो यहाँ पे M2 के लिए ड्राइविंग फोर्स एग्जिस्ट ना कर रहा होता। तो कहीं ना कहीं आप अगर आप देखें तो M2 के लिए जो ड्राइविंग फोर्स है वो पिक्चर में तभी आता है जब आप F फोर्स जो है सो अप्लाई करते हो M1 पे। तो अब बात आ गई कि फोर्स के एक पर्टिकुलर रेंज के लिए ये दोनों ब्लॉक M2 और M1 क्या होगा, एक साथ मूव करेंगे, दे विल मूव टुगेदर। क्या होगा, फॉर एनी, मतलब कहने का मतलब है कि क्या होगा, दे विल मूव टुगेदर। तो जब साथ चलेंगे तो इनका एक कॉमन एक्सेलरेशन होगा AC। तो कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आप देखिए तो कॉमन एक्सेलरेशन के लिए क्या करते हैं, नेट फोर्स, सिस्टम पे लगने वाला जो नेट फोर्स है बटा मास जो है, ठीक है। अब बताइए नेट फोर्स क्या लग रहा है, तो इस सेटअप पे आपको दिख रहा होगा एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, और भी कोई फोर्स लग रहा है। अब आप सोचेंगे क्या चीज़ कि ये F2 फोर्स भी लग रहा है। तो एक चीज़ समझिए, आप जो ये एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं ये पूरे सिस्टम का कॉम्बाइंड एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे मूवमेंट में आ रहा है यहाँ फ्रिक्शन नहीं होने की वजह से। तो ये जो F2 फोर्स है वो क्या हो गया, इंटरनल फोर्स हो गया। क्या हो गया, इंटरनल फोर्स हो गया। तो इंटरनल फोर्स क्यों हुआ, क्योंकि आपका सिस्टम M1 और M2 कॉम्बाइंड है।
अगर M2 ही सिर्फ होता तो M2 के लिए वो F2 एक्सटर्नल फोर्स होता, लेकिन चूंकि यहाँ पे दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं तो हमने उसको एक सिस्टम मान लिया, और सिस्टम मानने पे हमने कॉमन एक्सेलरेशन क्या निकाला, नेट फोर्स बट्टा मास। तो नेट फोर्स तो F ही लग रहा है, बाकी तो इस यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा नहीं क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो ये हो गया नेट फोर्स F और बट्टा मास हो गया यहाँ से m1 प्लस m2। तो ये हो गया कॉमन एक्सेलरेशन। ठीक है, इस एक्सेलरेशन के साथ आपका m1 m2 दोनों साथ साथ मूव कर रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब एक चीज़ बताओ कि जब साथ साथ मूव कर रहा है तो m2 को इस एक्सेलरेशन से मूव कराने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, ये F2। ठीक है, तो अगर आप m2 का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ m2 क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन फॉर m2 के बारे में अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, F2 इज इक्वल टू m2 और इंटू यहाँ पे a कॉमन, जो कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। अब एक चीज़ बताओ कि जैसे जैसे फोर्स को बढ़ाओगे, as you increases the magnitude of applied force, तो क्या होगा, common acceleration also increases, and as the common acceleration increases तो क्या होगा, the friction force between the surface m2 and m1 always क्या होगा, will also increases। तो जब फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा तो फ्रिक्शन फोर्स के बढ़ने की एक लिमिट है, उसके बाद अगर आप फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ाने के चक्कर में हो तो वहाँ स्लाइडिंग हो जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स जो है सो कांस्टेंट रह जाएगा। तो इन दोनों सरफेसेस के बीच में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितना है फ्रिक्शन फोर्स का, मतलब F2 का जो फ्रिक्शन फोर्स आप F2 देख रहे हैं इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, इसका मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है F2L, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो यहाँ पर μ2 है और इंटू नॉर्मल रिएक्शन n। तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, m2g। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ लिखोगे क्या चीज़, μ2 और यहाँ पे m2 इंटू जी, ये हो गया आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू। तो अब आप अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन के स्टेज में ये जानना चाहते हो कि जब यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया तो वो कब हो सकता है, फोर्स के किस वैल्यू के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा, तो ये क्या करोगे, ये आप F2 की जगह पे इसको डालोगे। तो यहाँ देखो इस इक्वेशन को बनाओ, यहाँ से F2 के जगह पर डालो, यहाँ से μ2 m2 यहाँ पे g एंड दिस इज इक्वल टू m2। ठीक है, और यहाँ पे AC मतलब क्या चीज़, F बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वजह से जो आपका इक्वेशन आएगा, मतलब यहाँ से जो आपका f का वैल्यू आएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे जो f का वैल्यू आएगा वो f का क्या, फोर्स का वो मैक्सिमम वैल्यूज़ है। ठीक है, जब तक कि m2 और m1 साथ मूव कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो कि फोर्स का वह मिनिमम वैल्यू है जिसके लगते ही यहाँ स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी, स्लाइडिंग भी लगकर। तो यहाँ से अगर f निकालोगे भी तो ये m2 से m2 काट दो। ठीक है, तो बेसिकली f की वैल्यू जो है सो निकल के क्या आएगी, यहाँ से μ2 g और ये m1 प्लस m2, ये फोर्स की वो वैल्यू है जो अगर इस पर अप्लाई होती है तो क्या होगा, m2 और m1 के बीच में स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो नीचे तो स्लाइडिंग हो ही रही थी, तो अचानक से जैसे ही फोर्स इसको क्रॉस करेगा या इसके पास पहुंचेगा तो यहाँ पे भी स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो केस आपने ये देखा कि जब आप फोर्स नीचे वाले ब्लॉक पे अप्लाई कर रहे हैं। अब सिचुएशन थोड़ी बदलेगी जब आप फोर्स जो है m2 पे अप्लाई करेंगे। तो ठीक है, हम लोग ये केस देखते हैं। इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि यही फोर्स जो है सो अब m2 पे अप्लाई हो रहा है। ये सरफेस आपका क्या है, फ्रिक्शनल लेस है। ये जो सरफेस है, ये सरफेस क्या है आपका, फ्रिक्शनल लेस सरफेस है। यहाँ पे फ्रिक्शन एकदम नहीं है, मतलब म्यू की वैल्यू 0 है, फ्रिक्शनल लेस सरफेस है, यहाँ लिखा हुआ है। और ये जो सरफेस है ये आपका क्या, रफ सरफेस है। इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, तो μ2 है। अब ये बताइए कि जैसे ही आपने फोर्स F अप्लाई किया, तो इस फोर्स ऑफ अप्लाई किया तो m2 की टेंडेंसी क्या होगी, इस तरफ राइटवर्ड मूव करने की हो गई। अब जब m2 की टेंडेंसी राइटवर्ड मूव करने की हो गई तो नीचे m1 जो है रफ सरफेस है इनके बीच में, तो ये क्या करेगा, m1 इसकी टेंडेंसी के अपोजिट डायरेक्शंस में इस पर फोर्स लगाएगा। तो इसने क्या किया, इस पे इस डायरेक्शंस में जो है सो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर दिया F2। ठीक है, अब ये जो फोर्स F2 यहाँ देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, m1 ने m2 पे अप्लाई किया।
ठीक है। अब क्या होगा कि फोर्सेस तो हमेशा पेयर में प्रोड्यूस होने हैं। अगर M1 ने M2 पर फ्रिक्शन फोर्स F2 अप्लाई किया तो दोनों सरफेस तो कांटेक्ट में है, तो M2 भी M1 पे एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, जिसका डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स F2, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे F2 लगा तो ये M1 के लिए क्या हो गया, ड्राइविंग फोर्स हो गया। इट इज़ अ ड्राइविंग फोर्स, ठीक है, इट इज़ अ ड्राइविंग फोर्स फॉर M1। मतलब अब देखिए ये जो सरफेस है ये तो फ्रिक्शनलेस है, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करेंगे, ये फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर, ये जो फोर्स है F2 पिक्चर में आया, इस F2 की वजह से M1 पे ड्राइविंग फोर्स F2 लगने लगा, और ये F2 लगते ही ये पूरा का पूरा सेटअप क्या हो गया, तो कॉम्बाइंडली मूव करने लगा, क्योंकि निचले सरफेस पे जो है तो क्या था, फ्रिक्शन था ही नहीं। तो फोर्स के किसी भी वैल्यू के लिए अगर आप देखें, फॉर एनी वैल्यू ऑफ द फोर्स F, मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा हूँ, छोटा से छोटा कोई भी फोर्स लगाएंगे तो ये दोनों सेट जो M1 M2 और M1 है वो क्या करेगा, कंबाइंड मूव करेगा, कंबाइंड मूव करेगा। तो जब M2 और M1 कंबाइंड मूव करेगा तो इन दोनों का एक कॉमन एक्सीलरेशन होगा। तो कॉमन एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या हो जाती है, वो बस नेट फोर्स, जो आपको नेट फोर्स लग रहा है बट्टा मास, जो नेट मास हो गया। सो अब बताओ नेट फोर्स क्या लग रहा है, तो आप बोलोगे क्या चीज़ कि सर F लग रहा है, यहाँ F2 लग रहा है, लेकिन ये जो फ्रिक्शन फोर्स आप देख रहे हो F2, ये पिक्चर में नहीं आएगा, क्योंकि आपने क्या माना, आपने इसको सिस्टम माना, दिस इज़ योर सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम के में अंदर जो फोर्सेस लग रहा है ये क्या हो गया, ये इंटरनल फोर्स हो गया। तो इंटरनल फोर्स क्या होता है कि सिस्टम के एक्सेलरेशंस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, ठीक है। तो जब नहीं करता है तो इसमें बताओ कितना एक्स्ट्रा कॉमन एक्सेलरेशंस होगा, बस इस पूरे सिस्टम पे एक फोर्स F लग रहा है, ठीक है, और तो कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है। लगना भी होता तो ये लोअर सरफेस लगाता, चूँकि यहाँ पे फ्रिक्शन है नहीं, तो बस यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स F बाई यहाँ पे M2 प्लस M1, ठीक है। इतना डिस्कशन मैं कर रहा हूँ, मैं याद दिला दूँ कि हमारा ऑब्जेक्टिव है फोर्स के उस वैल्यू को निकालना है जिस पे आकर के इन M2 और M1 के बीच में स्लाइडिंग शुरू हो जाए। और स्लाइडिंग का बेसिक कंसेप्ट आप जानते हैं कि स्लाइडिंग तब होगा जब ये जो F2 की वैल्यू है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ये अप्रोच करेगी कहाँ, F2L, अपने मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच करेगी। और इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपको μ2 यहाँ से, और इंटू नॉर्मल रिएक्शन n, मतलब M2 इंटू G, ये इसका वैल्यू होगा। तो जब फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइडेड फोर्स की वजह से जब फ्रिक्शन फोर्स अपने लिमिटिंग वैल्यू को अप्रोच करेगी तो स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने कॉमन एक्सेलरेशन निकाला। अब देखो M1 के यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका M1 के डायनामिक्स को अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे कि F2, क्योंकि F2 ही फोर्स है, तो आप लिखोगे F2 इज इक्वल टू M1 इंटू यहाँ पे A कॉमन, ठीक है, यही होगा M1 का डायनेमिक इक्वेशन ऑफ डायनेमिक्स M1 का यही होगा। तो जब F2 लिमिटिंग वैल्यू को अप्रोच कर चुका होगा, मतलब F2 की वैल्यू यदि μ2 और ये यहाँ पे M2 इंटू G हो गई होगी, उस समय जो आपका ये F का वैल्यू होगा, यही मुझे निकालना है कि किस वैल्यू के लिए जो है सो यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू को अप्रोच कर लेता है फ्रिक्शन, तभी तो स्लाइडिंग हो रही है ना। तो यहाँ से M1 इंटू यहाँ पे F बाई यहाँ से M2 प्लस यहाँ पे M1। अब यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकालो तो F इज इक्वल टू यहाँ से जो भी आपका सॉल्यूशन आएगा, यही फोर्स का वो वैल्यू होगा जिस वैल्यू पे आकर के M2 और M1 के बीच में स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आई होप कि कुछ So friends, now let us solve this questions. A very beautiful question. यहाँ कह रहा है कि find the maximum possible force which can be applied to 8 kg block. ठीक है, 8 kg के ब्लॉक पे वो कितना मैक्सिमम फोर्स लगाया जाए ताकि टू मूव बोथ द ब्लॉक्स टुगेदर, ठीक है। और केसेस क्या दे रखे हैं, केसेस दे रखे हैं कि द बॉटम सरफेस फ्रिक्शनलेस है या हैविंग फ्रिक्शन ऑफ कोएफिशिएंट 0.3। मैंने पढ़ दिया, लेकिन मेन जो थीम है इस प्रॉब्लम का उसको समझ लीजिए। ये आपसे पूछ रहा है कि इस 8 kg के ब्लॉक पे जो आप फोर्स लगाने वाले हैं, मान लीजिए कि फोर्स F लगाने वाले हैं, तो इस फोर्स F का आप वो मैक्सिमम वैल्यू बताइए जहां तक ये दोनों ब्लॉक इकट्ठे मूव करें, मतलब इन दोनों ब्लॉक के बीच में स्लाइडिंग नहीं। उसके बाद अगर थोड़ा भी फोर्स बढ़ा तो स्लाइडिंग स्टार्ट। तो इसमें दो केसेस दे रखे हैं। केस ए जो है आप बनाने क्या जा रहे हैं, केस ए बनाने जा रहे हैं अभी, जो कह रहा है कि बॉटम सरफेस जो है, बॉटम सरफेस क्या है, तो बॉटम सरफेस है आपका फ्रिक्शनल लेस, ठीक है, फ्रिक्शनल लेस।
अब बॉटम सरफेस अगर फ्रिक्शनल लेस है तो अब समझ गए कि जब आप फोर्स लगाएं तो नीचे से तो कोई रेजिस्टेंस नहीं लगने वाला है 8 kg के टेंडेंसी ऑफ मोशंस पे, लेकिन ऊपर तो 5 kg का ब्लॉक रखा हुआ है और ये सरफेस भी रफ है, तो 5 kg का ब्लॉक इस 8 kg के ब्लॉक पे अपोजिट डायरेक्शन में इसके टेंडेंसी ऑफ मोशन के अगेंस्ट में एक फ्रिक्शन फोर्स लगा देगा। इस फोर्स को हमने F2 से रिप्रेजेंट किया। तो भैया 5 kg के ब्लॉक ने जब इस पे फोर्स लगाया F2 तो इसको खुद भी झेलना पड़ेगा एक फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से, वो फ्रिक्शन फोर्स इस 5 kg के ब्लॉक पे लगेगा F2 इस डायरेक्शन में। बात क्लियर कट है। तो जब 5 kg के ब्लॉक को इस डायरेक्शन में लगा, अब एक चीज जो सिंपल सी बात है कि यहाँ क्योंकि आपको क्या है, कोई फ्रिक्शन है नहीं इस सरफेस पे, तो ये सरफेस क्या है, स्मूथ सरफेस है अभी। तो जब ये सरफेस स्मूथ है तो क्या होगा, फोर्स जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा 5 kg और 8 kg का जो ब्लॉक का जो सेटअप है वो इकट्ठे ही जो है सो आपको मूव करने लगेगा टुवर्ड्स द राइट, क्योंकि नीचे कोई अपोजिंग फोर्स है नहीं। और दूसरा 5 kg के ब्लॉक को आगे कौन मूव करवाएगा, 5 kg के ब्लॉक के लिए जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स F2 ड्राइविंग फोर्स होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका 5 और 8 kg का ब्लॉक जो इकट्ठे मूव करेगा तो इसका एक कॉमन एक्सेलरेशन होगा। मैंने कहा AC द कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ द होल सेटअप एंड दिस इज इक्वल टू फोर्स F जो आपने अप्लाई किया बट्टा इसका मास 30, क्योंकि ये हो गया आपका कॉमन एक्सेलरेशन। समझ में आ गई होगी बात। तो जब ये कॉमन एक्सेलरेशन हो गया तो अब आप 5 kg के ब्लॉक का इक्वेशन ऑफ डायनेमिक्स क्या लिख सकते हो, क्योंकि ये इसी मतलब एक्सेलरेशन से 5 kg का भी ब्लॉक मूव कर रहा है, तो आप उसको लिख सकते हो क्या चीज कि इस पे लगने वाला फोर्स क्या है आपका, इस पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स F2 है। आप लिखो इसको 5 kg पे लगने वाला फोर्स F2 दिस इज इक्वल टू द मास और इनटू एक्सेलरेशन जो है F बाई यहाँ पे 30। अब आपको क्या निकालना क्या है, फोर्स का ये जो फोर्स आप देख रहे हैं इस फोर्स का आपको वो वैल्यू निकालना है जिस पे इस F2 की वैल्यू कहां चले जाए, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के पास चली जाए, क्योंकि स्लाइडिंग जो है मैक्सिमम फोर्स आपको निकालना है जिसकी जब दोनों इकट्ठे मूव करें तो वो मैक्सिमम फोर्स एक्चुअली में क्या होगा, एक स्टेज होगा जहां इस सरफेस के बीच में मैक्सिमम मतलब फ्रिक्शन जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन अचीव हो जाता है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू F2 की क्या होगी, F2 का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, F2L है, जो बेसिकली क्या होता है तो μ2 इंटू नॉर्मल रिएक्शन n। तो μ2 की वैल्यू तो आपको पता है यहाँ पे 0.4 है और नॉर्मल रिएक्शन के लिए मास हो गया यहाँ पे 5 kg और इंटू यहाँ पे 10, तो इतना आ गया 20 न्यूटन। ठीक है, तो ये हो गया 20 न्यूटन का लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि आपको फोर्स की वो वैल्यू निकालनी है जब आपको यहाँ पे F2 की वैल्यू 20 न्यूटन के बराबर हो जाए। तो आप लिख लो यहाँ से 20 इज इक्वल टू 5 इंटू F बाई 30। तो यहाँ से 5 से 4 काटो तो ये हो गया F इज इक्वल टू 52 न्यूटन। ये वो फोर्स है, ठीक है, F इक्वल टू 52 न्यूटन का जो फोर्स है ये फोर्स का वो मैक्सिमम वैल्यू है जहां तक 5 kg और 8 kg का ब्लॉक इकट्ठे मूव करेंगे। जैसे ही इससे आप एक भी यूनिट फोर्स ऊपर बढ़ाएंगे तो 5 kg का ब्लॉक 8 kg के ब्लॉक पे फिसलने लगेगा, एक एक्सेलरेशन से, कॉमन एक्सेलरेशन से नहीं मूव करेगा। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स भी है और कहने का मतलब ये मिनिमम फोर्स भी है जिस पे अप्लाई होने की वजह से M2 और M1 के बीच में स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाती है। दिस दोनों चीज है ये आपको खुद समझना होगा जो है सो। दूसरा केस कह रहा है कि आप उस हैविंग द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.3 जो बॉटम सरफेस है जिसको आपने अभी इस केस में फ्रिक्शनल लेस माना है, अब आपको मानना होगा कि यहाँ पे फ्रिक्शन है। चलिए इसको नेक्स्ट पेज में हम लोग कवर अप करते हैं। तो नेक्स्ट पेज में क्या है इसको देखिए, यहाँ से आपका सिर्फ यहाँ पे डायग्राम बना लीजिए। ये सरफेस हो गया, इस पे आपने डाला है 8 kg का ब्लॉक, ओके, और 8 kg के ब्लॉक के ऊपर आपको क्या है तो 5 kg का ब्लॉक है, 5 kg ब्लॉक है, ठीक है। और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो तो एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो F, और आपको इस फोर्स का क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। आपको ये मेंशन है इस सरफेस पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो μ2 है वो 0.4 है और इस सरफेस पे बॉटम सरफेस पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो अब आपको मेंशन है कि μ1 की वैल्यू 0.3 है। और आपको क्या निकालना है, फोर्स का वो मैक्सिमम वैल्यू अप टू विच ये दोनों साथ मूव कर। सबसे पहली बात को समझो कि जब मूवमेंट की चर्चा कर दी गई है कि जब साथ मूव करे तो कहीं ना कहीं इस बॉटम सरफेस पे आपका जो है सो स्लाइडिंग हो रहा हो, ठीक है। ये जब सेटअप है इसके साथ मूव करने के लिए ये तो चीज पक्की है कि बॉटम सरफेस पे
क्या होगा, ये जो बॉटम सरफेस है इस सरफेस पे स्लाइडिंग होनी जरूरी है, ठीक है, तभी तो वो स्लाथ मूव करेंगे। तो बॉटम सरफेस पे स्लाइडिंग होगी तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा वो क्या होगा, वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स F2L ही होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। क्योंकि यहाँ निचले सरफेस पे स्लाइडिंग हो रही है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स क्या लगा रहा होगा, ये सरफेस F2L ही लगा रहा होगा। क्योंकि आपको पता है कि जब तक स्लाइडिंग नहीं होती है तब तक तो जो आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है वो स्टैटिक नेचर का होता है और अप्लाइडेड फोर्स के हिसाब से वो एडजस्ट होता रहता है। लेकिन जब स्लाइडिंग हो रही है तो इसका मतलब इस सरफेस पे, मतलब ये जो सरफेस है, ये सरफेस, इस पे क्या फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा होगा, तो F2L। तो ये F1L। तो ये F1L की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है, वो सिंपली जो F1L की वैल्यू होगी उसको लिखोगे तो तुम क्या लिखोगे, μ1, यहाँ जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.3 μ1 इंटू यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन मास n। नॉर्मल रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ से देखो μ1 होगा 0.3 और ये 5 + 8 kg का मास, टोटल मास कितना है 8 × 5 = 13, तो इंटू 13 और इंटू यहाँ पे g की वैल्यू क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर/सेकंड², तो 39 न्यूटन का फोर्स जो है सो ऑलरेडी यहाँ पे लग रहा होगा। मतलब ये फोर्स तो 39 न्यूटन के तो फ्रिक्शन फोर्स को अपोज कर ही रहा होगा। साथ में एक चीज और समझ ले कि जैसे ही आप इस पे फोर्स अप्लाई करते हो तो आपको क्या होगा कि ये 5 kg का ब्लॉक इस 8 kg के ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स को अप्लाई करेगा, ठीक है, इसके टेंडेंसी ऑफ मोशंस को अपोज करने के लिए। तो ये फ्रिक्शन फोर्स इसने अप्लाई किया F2 और साइमल्टेनियसली 5 kg के ब्लॉक पे भी एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो इसके लिए ड्राइविंग फोर्स का भी काम करेगा। ये फोर्स रहा इस पे F2, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रही होगी बात। तो अब बताओ सबसे पहले कि जब स्लाइडिंग हो रही है और तो नीचे लगा लिमिटिंग फ्रिक्शन इतना, ठीक है, तो अब अगर हम पूछें आपसे कि इस पूरे सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा तो क्या लिखोगे। सबसे पहले देखो, इसको जब पूरे सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन निकालना है तो सिंपली पूरे सिस्टम को ऐसे एज्यूम करोगे, ये रहा आपका 5 kg का ब्लॉक, ठीक है, इस पे रखा हुआ है आपका ये 8 kg का ब्लॉक, ठीक है, 8 kg, ये 5 kg, ठीक है, और ये रहा आपका सरफेस, ओके, दिस इज योर सरफेस। अब क्या हो रहा है, क्या चीज कि ये जो सरफेस है आपका, ये सरफेस, इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में 39 न्यूटन का अप्लाई कर रहा है, फोर्स आप F यहां लगा रहे हो, ठीक है। और ये जब सिस्टम का आप कॉमन एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो तो उसमें यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, माने का मतलब ये जो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ F2 लग रहा है और यहाँ F2 लग रहा है, इस फ्रिक्शन फोर्स को हम एक्चुअली में कंसीडर ही नहीं करेंगे क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, सिस्टम का इंटरनल फोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सिस्टम इंटरनल फोर्स हो जाएगा। तो सिस्टम का जब ये इंटरनल फोर्स हो गया तो ये इस पूरे सिस्टम के एक्सेलरेशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने अप टू को मैं कहाँ ले गया, ठीक है। तो कॉमन एक्सेलरेशन मुझे निकालना है तो सिंपल सा मैं क्या करूंगा, कॉमन एक्सेलरेशन AC इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स F बाई यहाँ पे F माइनस अपोजिंग फोर्स 39 न्यूटन का है तो 39 और बाई यहाँ पे 13, ये हो गया कॉमन एक्सेलरेशन। अब इस एक्सेलरेशन से जब आप 5 kg के मास का डायनेमिक्स इक्वेशन लिखोगे या मोशन इक्वेशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया। आप इस पर ड्राइविंग फोर्स क्या लग रहा है 5 kg के मास पे, F2 जो है फ्रिक्शन फोर्स, F2 इज ड्राइविंग फोर्स, तो F2 इज इक्वल टू 5 इंटू यहाँ पे कॉमन एक्सेलरेशन AC, यही ना होगा इक्वेशन ऑफ, ये क्या होगा, इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ 5 kg ब्लॉक, ये होगा इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ 5 kg ब्लॉक, 5 kg ब्लॉक, इसका इक्वेशन ऑफ मोशन होगा। तो अब बताओ कि इन दोनों सरफेसेस के स्लाइडिंग के लिए क्या होगा, यहाँ F2 की वैल्यू कहाँ होनी चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन होनी चाहिए, तभी तो जाकर स्लाइडिंग होगा, मतलब F2L होनी चाहिए। तो अब आपको क्या निकालना होगा कि F2L के मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन के मतलब फोर्स के किस वैल्यू के लिए, इसको अब इससे समझे, दिस F2 इज इक्वल टू 5 इंटू F माइनस 39 बाई 13। आपको क्या निकालना है कि फोर्स के किस वैल्यू के लिए, फॉर विच वैल्यूज ऑफ फोर्स, क्या निकालना है, फॉर विच वैल्यू ऑफ फोर्स, विच वैल्यू ऑफ अप्लाइडेड फोर्स F, ठीक है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ अप्लाइडेड फोर्स
F, the friction between 8 kg and 5 kg block approaches the limiting friction. ठीक है, आपको यही निकालना है, approaches the limiting friction. ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, यहां से F2 के बदले यहां F2L डालोगे. तो भैया F2L की क्या वैल्यू है, यहां जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो 0.4 है. तो जब आप F2L निकालोगे, F2 की लिमिटिंग वैल्यू निकालोगे, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे. तो यहाँ पे फिजिकली क्या म्यू, यहाँ से इसको निकालो, यहाँ से म्यू2 इंटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N. तो म्यू2 की वैल्यू होगा 0.4 और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मतलब 5 N2 यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स G. तो ये कितना होगा 20 न्यूटन इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन. तो यहाँ से इसको सब्स्टिट्यूट करो, 20 इज इक्वल टू 5 और इंटू यहाँ पे इंटू F माइनस 39 बाई यहाँ पे 13. तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगी ये वैल्यू, यहाँ से ऊपर मैं कर तो ये आई थिंक क्या आ गया, इसको इधर ले चलो. 20 इज इक्वल टू क्या है ये F माइनस 5 इंटू F माइनस 39 बाई 13. 25 इंटू F माइनस 39 बाई यहाँ पे 13. तो 4 20, यहाँ हो गया 52 एंड इज इक्वल टू F माइनस यहाँ पे 39. तो F की वैल्यू कितनी आ गई 52 और प्लस 39. तो ये हो गया 91 न्यूटन. मतलब क्या है कि 91 न्यूटन के कहने का मतलब ये हुआ कि आपको जो है सो मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू क्या आई उस केसेस में जब इस सरफेस पे फ्रिक्शन अवेलेबल था. तो 91 न्यूटन के फोर्स तक ये दोनों जो ब्लॉक्स हैं वो इकट्ठे चलेंगे. उसके बाद जैसे ही आप फ्रिक्शन मतलब जैसे ही आप फोर्स बढ़ाओगे तो M1 मतलब 8 kg और 5 kg के बीच में स्लाइडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा. तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था जो मेरे प्रीवियस डिस्कशंस को डिस्क्राइब करने के लिए. आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, और अगर कुछ इसमें चेंजेस करने की जरूरत है तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. थैंक यू वेरी मच.